आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इस अधिनियम को पढ़ने से पहले जान लें कि क्या अगर कोई दहेज प्रताड़ित है तो वो अगर केस फाइल करना चाह रही है, रिलेटिव्स फाइल करना चाह रहे हैं तो उसकी क्या लिमिटेशन होती है। तो दहेज के मामले में नो लिमिटेशन है। आप जब चाहें तब सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द जितना जल्दी हो उतना करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस एक्ट को चालू करने से पहले हम इससे रिलेटेड सेक्शन, इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है अदर्स एक्ट में, उनके बारे में जान लेते हैं। एविडेंस की सेक्शन में दहेज मृत्यु के बारे में प्रावधान किया गया है, प्रिजम्पशन के बारे में बताया गया है। एविडेंस की सेक्शन 113 बी में बताया गया है। ये क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में बात करती है, सेल प्रिज्यूम है। यहाँ पे अगर कोई मामला कोर्ट में, न्यायालय में जाता है और कहता है कि दहेज मृत्यु हुई है तो वहाँ पे कोर्ट को प्रिजम्पशन करना पड़ेगा। कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोर्ट बाउंड होता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन है। आईपीसी की सेक्शन देखा जाए तो 304 बी, 498 ए में क्रूअल्टी है, 304 बी में पनिशमेंट दिया गया है दहेज मृत्यु के बारे में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो एविडेंस की सेक्शन वो देख लेते हैं, जिसमें क्या बात किया गया है कि दहेज मृत्यु के बारे में प्रिजम्पशन की गई है। जब प्रश्न ये हो कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है, कि दहेज मांगा है या कुछ किया है, परेशान किया है, इससे मृत्यु हुई है, और ये बताया गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले ऐसे व्यक्ति ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, तो न्यायालय यह प्रिजम्पशन करेगा। मतलब कि प्रिजम्पशन करना ही पड़ेगा जब न्यायालय को ये बातें पता चलती है। तो ऐसा व्यक्ति ने दहेज मृत्यु की थी, ये प्रिजम्पशन करना पड़ेगा कोर्ट को, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। अब दहेज का क्या मतलब होता है तो वो 304 बी में हम जब पढ़ेंगे तो अभी जान लेंगे। अब आते हैं आईपीसी की सेक्शन जो 304 बी है। आईपीसी के सेक्शन 304 बी में बोला गया है दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु क्या होती है? तो यहाँ लिखा है कि जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा हो जाती है। मतलब कि डेथ हुई है 7 साल के भीतर शादी के, और जनरली नहीं मरी है, असामान्य स्थिति है मरने की, मृत्यु हुई है, और यह बताया गया है कि उसकी मृत्यु के कुछ समय पहले उसके पति, ये एविडेंस में जैसा लिखा वही यहाँ पे भी लिखा है, पूर्व उसके पति ने या उसके पति के नातेदारों ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, तो वह ऐसी मृत्यु को कहा जाएगा कि दहेज मृत्यु है। और दहेज मृत्यु के लिए कितना पनिशमेंट दिया गया है? कम से कम मिनिमम 304 बी में 7 साल की सजा है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। और अगर के स्त्री के साथ में क्रूरता की जाती है, हमने अभी एविडेंस में 113 बी में पढ़ा था, तो क्रूरता का क्या मतलब होता है? तो क्रूरता का मतलब 498 ए में बताया गया है। क्रूरता करना, तंग करना भी दंडनीय अपराध है 498 ए के तहत, जिसमें 3 साल की सजा और फाइन का प्रोविजन किया गया है। 498 क्या है उसे भी पढ़ ही लेते हैं। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार, मतलब रिलेटिव्स, उसके मम्मी पापा द्वारा या कोई और हो, उसके द्वारा प्रति क्रूरता की जाती है स्त्री के साथ, तो जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 3 इयर्स की होगी, दंडित किया जाएगा, और प्लस फाइन, मतलब कि 3 साल और जुर्माना का प्रोविजन किया गया है। तो हमने 113 बी, 304 बी और 498 पढ़ लिया है। इसी से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। 405 में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बताया गया है, और यहाँ पे बेईमानी से अगर कोई प्रॉपर्टी को लेता तो उसका पनिशमेंट 406 में दिया गया है। तो यहाँ पे कितना है? अगर के पति या पति के नातेदार या कोई रिलेटिव से अगर कोई उससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, स्त्री को परेशान कर रहे हैं और लिया जा रहा है बेईमानी से, तो वहाँ पे 3 साल की सजा और फाइन का प्रोविजन है, और दोनों का भी सजा हो सकती है, दोनों बोध लग सकती हैं। अब आते हैं हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में, जिसमें प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि दहेज होता क्या है। तो दहेज का मतलब होता है कि दहेज में मेहर, जो मुस्लिम विधि होती है ना, उसमें मेहर दिया जाता है। जैसे कि स्त्रियों को हिंदू विधि में देखा जाए तो वहाँ पे दहेज या जो भी मिलता हो या गिफ्ट दिया जाता है, यहाँ पे दहेज दिया जाता है, मेहर जो दिया जाता है मुस्लिम में, तो वो इसमें लागू नहीं होता है।
दहेज के बारे में। अगर दहेज क्या है, दहेज क्या है, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा, एक पार्टी या दूसरी पार्टी को, एक पार्टी दूसरी पार्टी को या किसी भी पार्टी के माता पिता को या अन्य व्यक्ति को किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या फिर करार किया गया हो, क्या, किस विषय में, संपत्ति देने के बारे में, मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में। तो माना जाता है सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे दहेज लिया गया है। और अब क्या अपराध है दहेज लेने देने के बारे में, तो बोला गया है कि दहेज को लेने वाला, दहेज लेना, जो दहेज ले रहा है वो भी दंडनीय अपराध कर रहा है और जो दहेज दे रहा है वो भी पनिशेबल होगा। साथ में दुष्प्रेरण करने वाली व्यक्ति भी, दुष्प्रेरण करने वाली भी इसमें पनिश होता है। कितनी सजा है इसके लिए, तो इसमें कम से कम 5 साल की सजा है। दहेज लेना और देना और दुष्प्रेरण करना, अबेटमेंट करना, इन लोगों के लिए 5 साल कम से कम, और फाइन है और जुर्माना जो 15,000 रुपये तक का हो सकता है। लेकिन ये जो 15,000 रुपये की बात है, 15,000 रुपये हमेशा नहीं लगता। कई बार अगर आपने दहेज ज़्यादा लिया है तो वो दहेज के बराबर ही जुर्माना लगता था। जितना दहेज लेते हैं उतना जुर्माना लग जाता है, मतलब कि दहेज की रकम के बराबर। अब यहाँ 3 में देखते हैं कि दुष्प्रेरण का क्या मतलब होता है। कई बार शादी करने के लिए माता पिताओं को, स्त्री के माता पिता को या किसी प्रकार से कोई उकसाता है, रिलेटिव्स उकसाते हैं, तो वो भी दंड के भागी होते हैं इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। सेक्शन 3 में आएंगे, उकसाएंगे, बोलते हैं ना कई बार कि अरे बेटी को शादी करा दो, आजकल ठीक है, सब ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, इस तरीके से जो अवेट कर रहा है, या अलग अलग तरीके होते हैं अवेट करने के। कई बार तो ब्रोकर के माध्यम से भी शादियां होती है, कोई रिलेटिव शादी कराते हैं तो वो कमीशन भी लेते हैं, कुछ पैसे भी लेते हैं। तो इस प्रकार से जो अवेट करता है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, दहेज लेने देने के अपराध में फंस जाएगा। सेक्शन 3 में दहेज लेने और देने दोनों अपराध बनाया गया है। अब पढ़ते हैं कि भेंट, भेंट में कोई चीज गिफ्ट में दी जा रही है, चाहे स्त्री को दी गई हो शादी के समय या पुरुष को, वधु पक्ष को दी गई हो, वर वधु में से किसी को भी, तो भेंट जो दिया गया है वो दहेज में नहीं आता है। सेक्शन 4 क्या बोलता है इसका, सेक्शन 4 में बोला गया है कि दहेज मांगना, 3 में क्या था, दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। लेकिन यहाँ अगर आप मुंह से मांग रहे हैं तो दहेज का मांगना भी अपराध होता है और उसके लिए आपको सजा कितनी मिल सकती है, कम से कम 6 महीने की मिल सकती है, जो 2 साल तक की होगी, और प्लस फाइन जो कितना हो सकता है 10,000 रुपये का। लेकिन 6 महीने से कम भी न्यायालय चाहे तो कर सकता है मामले को देखकर। यहाँ पे जो 5 साल की बात की गई है, कम से कम 5 साल की सजा होगी, वो भी न्यायालय कम कर सकता है मामले को देखकर, पहचानेगा, समझेगा और उसके हिसाब से वो कर सकता है। अब आते हैं हम, सेक्शन 4 हो चुकी है। सेक्शन 4A में कई बार आपने देखा होगा ना कि अखबार में कोई लोग छाप देते हैं कि हम शादी करना है, ये खानदान का ये चाहिए, इस समाज से शादी करना है, और फिर उसके बाद में पैसे की मांग करते, डिमांड करते हैं, या अखबार के माध्यम से किसी अलग तरीके से। तो विज्ञापन में पाबंदी है, ऐसा मांगना है, आप मांगते हैं, रकम मांग रहे हैं कि इतने रकम चाहिए तब हम शादी करेंगे, जॉब वाला लड़का है, ये सब जो डालते हैं तो वो पाबंदी है उस चीज पे। और अगर आप मांग भी रहे हैं दहेज तो वहां पे कितना है, इन चीजों में पाबंदी, और फिर भी ऐसा करते तो कितना है पनिशमेंट, 6 मंथ कम से कम, जो कि 5 साल तक का हो सकता है, और फिर फाइन होगा जो कि 15,000 रुपये तक का होगा। लेकिन यहाँ पे भी 6 महीने से कम पनिशमेंट दी जा सकती है। क्यों 6 महीने से कम, वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 में क्या बोला है, दोनों पार्टी, लड़का वाला लड़की पार्टी, दोनों लोग अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ देंगे या कुछ भी, तो जो भी एग्रीमेंट दहेज के लेन देन के बारे में होगा वो हमेशा वॉइड होता है, शून्य घोषित होता है। ऐसा करार किया ही नहीं जा सकता, किया भी जाएगा तो इन्फोर्स नहीं हो पाएगा उसका। आते हैं सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में बोला गया है कि दहेज पत्नी या वारिस के फायदे के लिए, मतलब कि जो स्त्री धन होता है ना, या कोई भी स्त्री ने कोई अमानत है अगर किसी पर्सन को दे दिया है, तो शादी के पहले अगर कोई चीज दिया है तो वो शादी के बाद में 3 महीने के अंदर उसे वापस करना होगा, शादी की तारीख से 3 महीने के अंदर। अगर शादी के दिन स्त्री ने दिया है किसी को अमानत में तो वो 3 महीने बाद उसे वापस करे। और अगर स्त्री 18 साल से कम की हो तो 18 साल के होने के 3 महीने के अंदर यहाँ पे वापस करने का प्रोविजन है। अगर महिला की, एग्जाम्पल के लिए, अगर महिला की डेथ हो जाती तो ये चीज किसको मिलेगी, ये धन या जो भी चीज है फायदा उसको मिल रहा है, संपत्ति मिल रही है, तो वापस पाना चाह रही है। तो अब तो वो डेथ हो चुकी है, अब कैसे मिलेगा, तो उसका कोई वारिस है तो वारिस को मिल जाएगी। और दूसरी कंडीशन, अगर के स्त्री की डेथ हुई है और 7 साल के भीतर, शादी के 7 साल के भीतर डेथ होती है,
तो 7 साल के भीतर में प्राकृतिक नहीं है जो डेथ हुई है, अलग तरीके से हुई है, प्राकृतिक घटना नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अब प्रॉपर्टी किसको जाएगी, तो प्रॉपर्टी सीधे माता पिता को अंतरित कर दी जाएगी, या फिर अगर संतान है तो संतान को अंतरित हो जाएगी। लेकिन अगर के समय में जिसके पास प्रॉपर्टी है अंतरित करने से मना करता है या नहीं देता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उससे बताएगा कि मिनिमम कम से कम 6 महीने की पनिशमेंट है जो 2 साल तक हो सकती है, और उसके साथ फाइन जो कि 5,000 से 10,000 रुपये का हो सकता है। तो सेक्शन का बात याद रखना, दहेज लेना देना अपराध है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। क्यों, 5 साल की सजा 15,000। 4 में है दहेज मांगना, 4A में है विज्ञापन के बारे में, लेन देन का एग्रीमेंट वॉइड होता है, याद भी करते जाइएगा, एडीपीओ के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 की बात की जाए तो दहेज पत्नी या बारिशों के फायदे के लिए हो 3 मंथ के लिए, ये बात हमने पढ़ चुका है। ये स्त्री धन भी हम कई बार कहते हैं ना कि स्त्री का कोई धन है तो वो वापस ले सकती है वो, तो ये प्रोविजन है स्त्री धन के बारे में। अब आते हैं हम सेक्शन 7 हो चुका है, 6 हो चुका है, अब सेक्शन 8 में आते हैं। सेक्शन 8 में क्या आता है, सेक्शन 7 में यहाँ पे बोला कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस कब लिया जाएगा, न्यायालय कब कॉग्निजेंस ले सकता है और कौन लेता है कॉग्निजेंस, तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जीएमएफसी, तो एमएम और जीएमएफसी को यहाँ पे कॉग्निजेंस ले सकता है, उसके ऊपर के भी ले सकते हैं, लेकिन एमएम और जीएमएफसी से नीचे के कोई अधिकारी नहीं लेंगे। कैसे लेंगे संज्ञान, या तो किसी से जानकारी मिली है, या फिर पुलिस रिपोर्ट के आधार पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, या फिर कोई व्यथित व्यक्ति आता है, व्यथित व्यक्ति से रिलेटेड कोई माता पिता आते हैं, उनके नातेदार आते हैं, या फिर मान्यता प्राप्त है, तो यही लोग हैं जो मामले का बता सकते हैं, और फिर कोर्ट जो है एमएम या जीएमएफसी संज्ञान ले सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं लेगा। यहाँ मान्यता प्राप्त जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो मान्यता प्राप्त संस्था का मतलब क्या है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज होते हैं, ये इन मैटरों को देखते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तो इन लोगों के द्वारा अगर किया जाता है तो उसे ले लिया जाता है। तो संज्ञान इस तरीके से लेगा, अदरवाइज किसी और के माध्यम से संज्ञान नहीं लिया जाएगा। सेक्शन 8 में आते हैं संज्ञेय अपराध। क्या ये अपराध जो है दहेज से रिलेटेड कैसा अपराध है, तो संज्ञेय होता है, अजमानती होता है, मतलब कॉग्निजेबल होगा, इसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल होगा, ठीक है, और ये नॉट कंपाउंडेबल। अगर कोई पार्टी समझौता कराना चाहे तो क्या करा सकती है, बिल्कुल समझौता नहीं करा सकती इस मैटर का, एक बार मामला जाने के बाद में। तो आप समझ सकते हैं कितना गंभीर मामला और कितना महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है। फिर भी ये चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन लॉ तो अपना काम कर रहा है, जितना भी कोशिश हो रही तो आज भी चलती रहती है। सेक्शन आते हैं 8A में। सेक्शन 8A में बोला गया है कि हमने पहले सेक्शन 3 और 4 पढ़ा था, दहेज लेना देना, ये पढ़ा है, कहाँ गया ये दहेज लेना और देना, और सेक्शन 4 क्या, दहेज मांगना। इस पर सबूत का भार किस पर होता, तो उसी पर सबूत का भार होगा, किस पर, जो ऐसा काम करता है उसे ही साबित करना कि नहीं किया है, ठीक है, कि जिसने दहेज लिया है दिया है तो उसे ही प्रूव करना है कि उसने दहेज नहीं लिया, दिया नहीं है, लिया नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को प्रूव करना पड़ेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में 8 में क्या था कि अपराध संज्ञेय है, अजमानती है और अशमनीय है। 8A में क्या था, उस पर ही सबूत का भार होगा जो ऐसा कर रहा है। और 8 के बी में क्या बोला गया, सेक्शन 8B में कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी कौन होंगे, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है कि दहेज स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है, और क्या करते हैं ये, इनको उपबंध जो है उनका पालन करते हैं ये। और फिर जो अगर कोई लेना है, दहेज लेता है, दहेज देता है, किसी को अबेट करना है या फिर साक्ष्य एकत्र करना है, तो ये सारे काम ये अधिकारी करते हैं। प्रोहिबिट भी करते हैं, अगर कहीं दहेज लिया जा रहा है तो उनके बारे में कार्रवाई भी करते हैं। और भी जो काम सौंपे जाते हैं ये अधिकारी के द्वारा वो काम किए जाते हैं, और इनको कई बार तो सरकार पुलिस की शक्तियाँ भी दे देती है काम करने के लिए, बल का भी प्रयोग कर देते हैं कई बार, ठीक है, उचित रूप से देखा जाएगा, लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे और जितनी पावर दी गई उसके हिसाब से काम करेंगे। सेक्शन 9 और 10 में क्या है, सेक्शन 9 में है नियम बनाने की शक्ति और सेक्शन 10 में भी है नियम बनाने की शक्ति। दोनों में डिफरेंस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी सेक्शन 9 में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है 9 में पढ़ेंगे, उसके पहले 10 में क्या, स्टेट गवर्नमेंट की नियम बनाने की पावर है। 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 में स्टेट गवर्नमेंट।
9 क्या बोलता है, ये भेंट के बारे में है। भेंट के बारे में नियम बना सकती है, उससे रिलेटेड बातों के बारे में क्या है, कौन सी लिस्ट होती है और किसे भेंट माना जाएगा। प्रशासन नीति है, उसके बारे में कुछ नियम बनाना है। कार्रवाई से संबंधित समन्वय करना है, कुछ करना, तो उसके बारे में ये समय समय पर बनाएगी। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाएगी तो उसके बाद ये होता है कि सदन में नियम बनने के बाद जो भी आता है तो 30-30 दिन के लिए दोनों सदनों में रखा जाता है और सत्र के 1 या 2 सत्र में ये पूरे हो जाते हैं। अब आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की नियम बनाने की शक्ति है सेक्शन 10 में। यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल में रखेगा, जो भी नियम बनाएगी इसी से रिलेटेड, तो उस नियम को राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में, स्टेट का जो विधानमंडल है तो वहां पे रखा जाएगा और फिर उसके बाद में उसे स्वीकृत किया जाएगा और कार्य होगा। तो इस प्रकार से हमने आज दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा टोटल जो सेक्शन 10 थी वो पढ़ चुके हैं और इसके बारे में सारी बातें आप याद रखना। प्रोविजन एडीपीओ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी हमने कवर कर लिया है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।